दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके 48 आवर्स पहले ये रिपोर्ट क्यों आई। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, सबको लेके गिरूंगा। अगर इस पे 10 से 12% भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए जैसे नॉर्मल आदमी पे लगता है, तो इतना तो अडानी ग्रुप की कई कंपनियों का टोटल मुनाफा तक नहीं है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के 2 दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था और ये लोगों का पैसा है। ऐसा कौन सा रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला गया। और ऐसे में जब SBI और LIC जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है, 6 मई 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, उसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। ये दुनिया के काफी बड़े हादसों में से एक है और ये एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको मैन मेड डिजास्टर कहा जाता है, क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बैठा के नहीं भेजना चाहिए था। ये पूरा इंसिडेंट अवॉइड किया जा सकता था। नेथन एंडरसन ये एक इजरायली सिटीजन है जो एक जमाने में जेरूसलम में एम्बुलेंस चलाते थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से अपनी बैचलर्स डिग्री पूरी की और ये जो हिंडनबर्ग का हादसा हुआ था, इसके नाम से 2017 में एक कंपनी खोली जिसका नाम रखा हिंडनबर्ग रिसर्च। नेथन का कहना है कि जिस तरीके से हिंडनबर्ग का हादसा मैनमेड था, इसमें इंसानों की गलती थी, उसको रोका जा सकता था। ऐसे ही इनकी जो कंपनी है हिंडनबर्ग रिसर्च, ये दुनिया में ऐसे फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर जिनको रोका जा सकता है उनको ढूंढती है और लोगों के पैसे को बचाती है। इस कंपनी को खोलने से पहले नेथन ने हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था जिसका नाम बर्नी मैडोज पोंजी स्कीम था। आप अगर सर्च करोगे बिगेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड इन द हिस्ट्री तो आपको मिलेगा, वहां पे हैरी का नाम मिलेगा और उस पर्टिकुलर टाइम पे नेथन उन्हीं के साथ काम करते थे। हिंडनबर्ग रिसर्च एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसको शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी बोला जाता है, जो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि इसको शॉर्ट सेलिंग क्यों बोलते हैं। तो जैसे बाकी कंपनीज प्रॉफिट बनाने के लिए रन होती हैं, ऐसे ही हिंडनबर्ग रिसर्च जो है ये भी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है, ये प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। वैसे तो ये लोग कहते हैं कि इनको 10 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, लेकिन ये जो कंपनी है ये 2017 में खुली है, तो ये 10 साल कैसे कहते हैं वो तो नहीं पता, मैं भी अपने इंडिविजुअल एक्सपीरियंस काउंट कर रहे होंगे। अब देखिए, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कंपनी रिसर्च करके पैसा कैसे कमाती है, इनका काम करने का तरीका क्या है। तो देखिए, जो लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उनको पता होगा शॉर्ट सेलिंग के बारे में। जिनको नहीं पता उनको मोटा मोटी बता देता हूं कि शेयर मार्केट में जब आप कोई शेयर खरीदते हैं और शेयर के दाम बढ़ते हैं तो आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन एक तरीका और होता है जिसमें शेयर के प्राइस जब नीचे जाते हैं तब प्रॉफिट होता है, जिसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लो मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि 10 तारीख को अडानी ग्रुप के शेयर 100% नीचे जाएंगे। मान लीजिए 3,000 का एक शेयर है अडानी ग्रुप का और मेरे पास 3,000 रुपए नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपने ब्रोकर से बोला कि मुझे अडानी ग्रुप का एक शेयर उधार दे दो, मैं आपको 10 तारीख को लौटा दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने शेयर लिया ब्रोकर से, पैसे नहीं लिए। तो अगर मैंने शेयर लिया है तो उसको मैं शेयर ही लौटाऊंगा, भले ही जो भी रेट चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे। और ब्रोकर से जैसे ही मैंने शेयर लिया उसको तुरंत जाके मार्केट में बेच दिया 10 तारीख से पहले 3,000 के रेट में और मेरे पास 3,000 रुपए आ गए। अब मान लो 10 तारीख को अडानी का जो शेयर है वो 2,000 रुपए का हो गया, तो मैंने वो एक शेयर मार्केट से 2,000 रुपए में खरीद के अपने ब्रोकर को वापस कर दिया, तो मेरे पास 1,000 रुपए फालतू आ गए और ये मेरा प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये जो प्रॉफिट है ये तब पॉसिबल है जब मुझे कंफर्म हो कि प्राइस नीचे ही जाएगा। और ये एग्जांपल मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया है। ये जो पूरा गेम होता है लाखों करोड़ों का होता है। ये जो शेयर्स उधार दिए जाते हैं उसको देने की भी कुछ कीमत होती है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं और हिंडनबर्ग ऐसे ही शॉर्ट सेलिंग से पैसे कमाता है। हिंडनबर्ग रिसर्च को जिस कंपनी पे शक होता है उसके ऊपर ये डीप रिसर्च शुरू कर देते हैं और इनके रिसर्च करने के तरीके बहुत ही अलग अलग होते हैं। पहले कई सालों तक रिसर्च करते हैं, उसके बाद पूरी रिपोर्ट बना के सोशल मीडिया और न्यूज आउटलेट्स होते हैं उसमें डाल देते हैं। जैसे ही मार्केट में हल्ला होता है उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं और ये शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा बना के निकल जाते हैं। बस ये एक काम करते हैं कि अपनी रिपोर्ट को पब्लिक करने से पहले ये सारी डिटेल्स अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं। ये इन्वेस्टर्स शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब कंपनी के शेयर्स नीचे जाते हैं तो ये इन्वेस्टर्स मोटा मुनाफा बनाते हैं और जो मुनाफा होता है उसमें से हिंडनबर्ग अपना कट लेता है। ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया यही इस कंपनी का पैसा कमाने का तरीका है और ये ऐसा करके कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि यूएस के अंदर पूरी तरीके से लीगल है। देखिए, हिंडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी कंपनी है जिसका एड्रेस तक आप नहीं पता कर सकते। विकिपीडिया की माने तो 5 एम्प्लॉइज हैं इनकी कंपनीज में, लेकिन उसके बाद भी लोग इनको सीरियसली लेते हैं क्योंकि पिछले 5 साल में 45 इन्वेस्टिगेशंस की हैं इन्होंने
जिसमें से 75% केसेस में इनकी बातें एकदम सही निकली हैं और इसकी वजह से इनके इन्वेस्टर्स ने मोटा प्रॉफिट कमाया है। और 29 केसेस में तो जिस कंपनी पे इन्होंने रिसर्च पब्लिश की है उसके स्टॉक्स 50% से ज्यादा गिरे हैं। अडानी ग्रुप की रिसर्च से पहले हिंडनबर्ग ने जो सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन की थी जिसमें इनको बहुत ही बड़ा फायदा हुआ था, वो निकोला नाम की एक कंपनी पे की थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती थी। हिंडनबर्ग ने जो निकोला के ऊपर रिसर्च की थी उसको नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग दिया था, झूठ का महासागर। निकोला की मार्केट वैल्यू 34 बिलियन थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इनकी मार्केट वैल्यू सिर्फ 1.3 बिलियन तक बची। और ऐसा नहीं है कि जिस कंपनी पे रिसर्च करते हैं उसके सिर्फ शेयर्स ही नीचे जाते हैं, उसके बाद उस कंपनी पे केस भी चलने स्टार्ट हो जाते हैं। निकोला के ऊपर जब इन्होंने रिसर्च की थी तो उसके बाद यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के अगेंस्ट इंक्वायरी की तो निकोला के डायरेक्टर को गिल्टी माना गया। और ऐसी कई कंपनीज WINS फाइनेंस, चाइना मेटल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, HF फूड्स, ब्लॉकचेन, इन सब का हाल बुरा हो गया था जब हिंडनबर्ग ने इन पे रिपोर्ट पब्लिश की थी। 90% तक शेयर्स नीचे गिर गए थे और जितना ये बताते हैं कि इस कंपनी का शेयर यहां तक नीचे जाएगा इनकी रिपोर्ट आने के बाद, लगभग उतना ही जाता है। जैसे अडानी के केस में इन्होंने 85% तक बोला है कि नीचे जाएंगे। यही रीजन है कि दुनिया भर के अमीर लोग जितना अपनी गवर्नमेंट से नहीं डरते हैं उससे ज्यादा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से डरते हैं कि कहीं उनकी कंपनी का नाम ना आ जाए हिंडनबर्ग की रिसर्च में। लेकिन अडानी ग्रुप के ऊपर जो इन्होंने रिसर्च की है इस वाले केस में हिंडनबर्ग रिसर्च ने इनके शेयर्स पे नहीं बल्कि इनके बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हिंडनबर्ग के किसी भी इन्वेस्टर के पास इंडिया में शेयर्स बाय और सेल करने का लाइसेंस ही नहीं है। इसलिए इस रिसर्च के आने के बाद शेयर मार्केट से ज्यादा बॉन्ड मार्केट में हलचल हो रही है। इंडिया में लोग शेयर मार्केट डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आज 1 फरवरी को दुनिया का सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस ने अडानी ग्रुप के बॉन्ड को 0 रेटिंग दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि क्रेडिट स्विस ने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को अडानी के बॉन्ड्स के बदले लोन देना बंद कर दिया है। देखिए यूजुअली क्या होता है कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो बॉन्ड्स को गिरवी रख के लोन्स लेते हैं जिससे उनको ट्रेड करने के लिए पैसे मिलते हैं। अडानी के बॉन्ड्स पे भी पहले जो फेस वैल्यू थी वो 70 से 80% तक लोन मिल जाता था, लेकिन अब क्रेडिट स्विस ने उन बॉन्ड्स को 0 मान लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि नए लोन्स तो मिलेंगे ही नहीं और जिन्होंने अडानी बॉन्ड्स के ऊपर पुराने लोन ले रखे थे उनको भी अब कुछ नया कोलेटरल देना पड़ेगा। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बैंक उनकी सिक्योरिटीज को लिक्विडेट। खलबली सी मची हुई है और अडानी ग्रुप की जो कई सारी कंपनीज हैं उनके जो शेयर्स है एक बार में नीचे गिरने लगे हैं। ये भी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको कवर नहीं कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा हिट है अडानी ग्रुप के लिए। देखिए 25 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने 106 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज की अपनी वेबसाइट के ऊपर। उसमें 88 क्वेश्चंस पूछे अडानी ग्रुप से। इस रिपोर्ट के अंदर 720 साइटेशंस थी। 720 साइटेशंस का मतलब ये हुआ कि जो भी इन्होंने कहा इस रिपोर्ट में उतनी चीजों के इन्होंने प्रूफ भी दिखाए हैं साथ में, जो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। इस रिपोर्ट का टाइटल था कि दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा है। हाउ द वर्ल्ड्स थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। ये रिपोर्ट इन्होंने 2 साल लगा के बनाई थी और इसके लिए इन्होंने मल्टीपल कंट्रीज भी ट्रैवल करी। जहां जहां पे अडानी ग्रुप के लिंक थे वहां इन्होंने ट्रैवल किया। लेकिन नॉर्मली जब हिंडन रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं तो किसी को भी पता नहीं लगने देते हैं कि किसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अडानी वाला जो केस था उसमें जनवरी 2022 में एक डिटेल न्यूयॉर्क मैगजीन में पब्लिश हुई थी जिसमें यह लिखा था कि नेथन एंडरसन मॉरिशस की पूरी जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री है उसको डाउनलोड करवा रहे हैं। तब उस पर्टिकुलर टाइम पे तो पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो कॉर्पोरेट रजिस्ट्री डाउनलोड करवा रहे थे वो अडानी ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट था। हिंडनबर्ग की ये रिपोर्ट बहुत ही अटैकिंग रिपोर्ट है। इसमें इन्होंने थोड़ी भी नरमी नहीं दिखाई अडानी ग्रुप के लिए। इसके आते ही अडानी रिचेस्ट आदमियों की लिस्ट में जहां पे वो 3रे नंबर पे थे वहां से उठ के सीधे 8वें नंबर पे आ गए। $65 बिलियन का नुकसान हुआ अडानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप के शेयर्स इतने ज्यादा नीचे आने लगे कि उस पे लोअर सर्किट लगाना पड़ गया। लोअर सर्किट का मतलब हुआ कि अडानी के शेयर्स अगर आप उससे नीचे दामों में बेच के निकलना चाहो तो वो भी निकल नहीं सकते। चाहे अडानी पोर्ट्स हो, अडानी पावर हो, अडानी ग्रीन हो, सबके शेयर्स बहुत ही तेजी से नीचे आ रहे थे। इसमें अडानी ग्रुप का तो जो नुकसान हुआ वो हुआ ही, इसके साथ साथ इंडियन स्टॉक मार्केट जो है उसने 4 लाख करोड़ रुपीस गंवाए। ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। अब देखिए कहीं कहीं पे मैं जो टर्म्स यूज कर रहा हूँ शेयर मार्केट के, कुछ लोगों को इसको समझने में दिक्कत आ रही होगी। देखिए भले ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या नहीं करते हो, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट की बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ पे इंपैक्ट डालता है। हर चीज में इसके कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं और इसको समझने के लिए आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुक्कू एफएम पे एक अच्छी ऑडियो बुक है जो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के सीक्रेट्स। इस ऑडियो बुक को आप कहीं भी, कभी भी और किसी भी रीजनल लैंग्वेज इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश में सुन सकते हैं। और ऑडियो बुक आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेगी और आप अगर इन्वेस्टमेंट भी करते हो तो उसमें भी आपकी मदद करेगी। और इसके अलावा भी कुक्कू एफएम पे हजारों अलग अलग जॉनर की ऑडियो बुक अवेलेबल है।
आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई भी ऑडियो बुक को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सुन सकते हो। जैसे मैं ट्रैवल करते हुए ड्राइव मोड पर यूज करता हूं और डिस्क्रिप्शन से दिए गए लिंक से डाउनलोड करके मेरा कूपन कोड NR50 यूज करके फर्स्ट मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 50% डिस्काउंट पे ले सकते हो, यानी कि ₹49 ओनली। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है इसमें मल्टीपल एलिगेशन लगे हैं अडानी ग्रुप के ऊपर। मैं इस पूरी रिपोर्ट का जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, लेकिन कुछ मेन एलिगेशन आपको मैं समझा देता हूं। देखिए, सबसे बड़ा एलिगेशन है स्टॉक मैनिपुलेशन का, और ये एलिगेशन इस रिपोर्ट आने से पहले भी अडानी ग्रुप के ऊपर लगते रहे। मार्च 2020 में अडानी एंटरप्राइज का एक शेयर का प्राइस 130 रुपए के करीब था, और नवंबर 2022 में अडानी एंटरप्राइज के एक शेयर का प्राइस 4000 से भी ऊपर चला गया था। देखिए, इतने कम टाइम में एक शेयर के प्राइस का इतना ऊपर जाना ये नॉर्मल चीज नहीं है। रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना दिया कि अडानी के एक शेयर का प्राइस इतने कम टाइम में इतना ऊपर चला गया, वो भी तब जब कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर मार्केट बंद है, रिसेशन जैसा माहौल है। उस पर्टिकुलर टाइम पे शेयर इतना ऊपर पहुंच गया। ये जो इमेज आप देख रहे हैं इसमें हिंडनबर्ग ने शेयर किया है कि अडानी ग्रुप की कंपनी कैसे 3 साल में इतनी ज्यादा ग्रो कर रही है। देखिए, अब आप कहोगे कि शेयर की डिमांड ज्यादा थी इसलिए अडानी के शेयर के प्राइस बढ़ गए, इसमें इतना हल्ला करने वाली क्या बात है? डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, इसमें डिमांड ज्यादा होगी इसलिए हो गया होगा। लेकिन इसमें एक चीज आप सोचिए कि अडानी ग्रुप के एक शेयर को लोग इतने ज्यादा दाम में ले क्यों रहे हैं? अब आप इसमें भी कह सकते हो कि सिंपली परफॉर्मेंस अच्छी होगी, अडानी ग्रुप ने मुनाफा इतना ज्यादा धमाकेदार बनाया होगा कि लोगों की मजबूरी हो गई होगी उनके शेयर्स लेना और प्रॉफिट बनाना। तो देखिए, कोरोना टाइम और रिसेशन जैसे हालात थे और परफॉर्मेंस इतनी भी अच्छी नहीं थी इनकी, तो ये शेयर्स के रेट बढ़े कैसे? तो देखिए, इनके शेयर के जो प्राइस हैं वो दूसरे तरीके से बढ़े, एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके। देखिए, स्टॉक मार्केट में एक लिस्टेड कंपनी अगर अपनी कंपनी के सारे शेयर्स पे कंट्रोल ले ले किसी भी तरीके से, तो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करना उसके लिए आसान हो जाता है। और जब डिमांड एंड सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी तो शेयर्स के प्राइस भी कंट्रोल हो सकते हैं, और शेयर्स के प्राइस ही होते हैं जो कंपनी को अमीर या गरीब बनाते हैं। इसलिए सेबी ने रूल बनाया कि कोई भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी 75% से ज्यादा शेयर्स खुद नहीं रखेगी, ताकि मार्केट फेयर तरीके से चले। नॉर्मली 40 से 50% शेयर्स अपने पास रखती है कंपनी, लेकिन अडानी ग्रुप ने 75% के आसपास जो शेयर्स हैं वो जितनी भी कंपनी है वो अपने पास रखे हैं, और जो बाकी के 25% है उसमें मॉरिशस, UAE, सिंगापुर में खुद की बनाई हुई शेल कंपनी के थ्रू इन्वेस्ट करवा के एक फेक डिमांड क्रिएट की है। तो मेजोरिटी जो कंट्रोल है वो अडानी ग्रुप के हाथ में ही पहुंच गया है इनडायरेक्टली, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है। और इससे हट के भी आपको एक चीज बता देता हूं कि LIC और SBI जो है, LIC जहां आप बीमा करवाते हो, SBI जहां पे आप अपना पैसा जमा करते हो, इन्होंने भी पैसे देके इनके शेयर्स खरीदे हैं। LIC ने 74,000 करोड़ रुपीस देके अडानी के शेयर्स खरीदे हैं, और SBI ने भी हजारों करोड़ लगा के अडानी ग्रुप के शेयर्स खरीदे हैं। और जो लोन दिया है SBI ने वो अलग चीज है, ये इन्वेस्ट किए हैं SBI ने। ये जो सारी चीजें हो रही हैं इससे अडानी ग्रुप के शेयर्स की जो डिमांड है वो क्रिएट हो रही है, और नॉर्मल आदमी भी जब तेजी से शेयर्स के दाम ऊपर बढ़ते हुए देखता है तो वो भी चाहता है कि उसको खरीद के उसमें से पैसा बना ले। तो अडानी ग्रुप के ऊपर यही एलिगेशन है कि ये शेयर्स के जो रेट है ये आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करा के बनाए गए हैं, अडानी ग्रुप की परफॉर्मेंस की वजह से नहीं बढ़े हैं। और ऐसे में जब SBI और LIC जैसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्ट करती है तो गवर्नमेंट का भी नाम उछलता है कि ये अडानी के साथ मिले हुए हैं। ये जो एशिया के नंबर 1 रिचेस्ट, दुनिया के नंबर 3rd रिचेस्ट, ये जो शेयर्स के रेट होते हैं इनकी कंपनियों के उसके हिसाब से ही बनते हैं। जिसके शेयर्स के दाम ज्यादा होंगे उसकी कंपनी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और उस कंपनी का मालिक उतना ही अमीर होगा। मान लो मेरी एक कंपनी है जिसमें टोटल 100 शेयर्स हैं, एक इन्वेस्टर आता है आके 10 शेयर्स 10,000 रुपए में खरीद लेता है मुझसे, तो मेरी कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसे ही जब LIC हो गई या फिर SBI हो गई इतना इन्वेस्ट करती हैं किसी कंपनी में तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, शेयर्स के दाम बढ़ जाते हैं, और फिर इन शेयर्स को ही गिरवी रख के लोन लेती है कंपनी। अडानी ग्रुप ने 2 लाख करोड़ का लोन ले रखा है। अगर इस पे 10 से 12% भी इंटरेस्ट लगा दिया जाए जैसे नॉर्मल आदमी पे लगता है, तो इतना तो अडानी ग्रुप की कई कंपनियों का टोटल मुनाफा तक नहीं है। और इसको समझाने के लिए जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसमें करंट रेशियो का चार्ट भी दिया गया है। देखिए, कंपनियों की फाइनेंशियल हालत पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है करंट रेशियो का पता कर लेना। करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटी से अगर आप डिवाइड करोगे तो करंट रेशियो आ जाता है। अगर इसका रेशियो 1 से कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि कंपनी से अगर उधार वापस मांग लिया जाए, जो उधार दिया गया है, तो उसकी हालत इतनी भी नहीं है कि वो अपने एसेट्स को बेच के भी वो उधार चुका सके। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से अडानी ग्रुप की जो 5 कंपनियां, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी एंटरप्राइज का जो करंट रेशियो है वो 1 से कम है। अब मान लो कि किसी केस में कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाई या रिसेशन आ गया
या अडानी टोटल गैस जिसका करंट रेशियो 0.2 है, यानी कि उसने अपने एसेट्स के मुकाबले 5 गुना ज्यादा कर्जा ले रखा है और वो कर्जा अगर उससे वापस मांग लिया गया तो वो देने की हालत में नहीं है। देखिए, जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को गिरवी रख के लोन लेती है तो जो प्राइस होता है उस शेयर्स का, उसके हिसाब से लोन मिलता है। मान लो 1 लाख रुपए शेयर्स की कीमत है तो उतना ही लोन मिलेगा। अगर किसी वजह से शेयर के प्राइस नीचे आ जाए तो ये भी हो सकता है कि बैंक अपना लोन वापस मांग ले या फिर और शेयर्स मांगे, तो ऐसे केस में भी अडानी ग्रुप फंस सकता है। और इस रिपोर्ट में इस चीज के बारे में बताया गया कि अडानी ग्रुप ने जरूरत से ज्यादा लोन ले रखा है। देखिए, जिस दिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, आने के 2 दिन के अंदर LIC का 18,000 करोड़ का नुकसान हो गया था और ये लोगों का पैसा है। आपने अगर हर्षद मेहता मूवी देखी होगी तो उसमें एक डायलॉग था कि अगर मैं गिरूंगा तो अकेले नहीं गिरूंगा, सबको लेके गिरूंगा। तो अडानी ग्रुप के गिरने से भी पूरे देश की इकोनॉमी जो है वो हिलेगी। इंडिया का GDP में भी अडानी ग्रुप का बहुत बड़ा योगदान है। अगर अडानी ग्रुप गिरेगा तो GDP भी हिलेगी, लोगों का जो पैसा लगा है वो भी जाएगा। और SBI, LIC जैसी कंपनी जहां लोगों का पैसा है, इन कंपनीज ने अडानी ग्रुप में पैसा लगा रखा है। तो अगर अडानी ग्रुप हिलेगा तो ये सारी कंपनीज भी हिलेंगी और लोगों को भी नुकसान होगा। वो तो अडानी ग्रुप बहुत ही बड़ी चीज है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट को झेल गई। कोई छोटी मोटी कंपनी होती तो पूरी कोलैप्स हो जाती। इससे पहले जिन कंपनीज के ऊपर हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है उनका हाल अगर आप देखोगे तो 34 बिलियन की कंपनीज 1.3 बिलियन पे पहुंच। हिंडनबर्ग का कहना है कि अडानी ग्रुप ने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है और इसके साथ ही उन्होंने कई केसेस में लोन लेने के लिए अपने बढ़े हुए प्राइसेस के शेयर्स को गिरवी रख के लोन लिया है। अडानी की कई लिस्टेड कंपनीज ने अपनी वैल्यू से ज्यादा लोन ले रखा है। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो अडानी स्टॉक प्राइसेस डेप्थ फ्यूल्ड ग्रोथ की वजह से ऊपर है। डेप्थ फ्यूल्ड ग्रोथ का मतलब है कि आप पैसा उधार ले रहे हैं और उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इससे सबको लग रहा है कि आपकी कंपनी आगे बढ़ रही है और उसकी वजह से आपके शेयर्स के प्राइसेस बढ़ जा रहे हैं। सिर्फ हिंडनबर्ग ही नहीं, क्रेडिट साइट एक बहुत ही बड़ी रिसर्च फर्म है, इसने भी अगस्त 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उसमें अडानी ग्रुप को डीपली ओवर लेवरेज बताया था और कहा था कि ये कर्जा अडानी के पूरे बिजनेस एम्पायर को तबाह कर सकता है। इसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में एक चीज और मेंशन थी कि अडानी ग्रुप कंपनीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो कभी अगर ऐसा हुआ कि कोई एक कंपनी अपने लोन्स नहीं दे पाई तो बाकी कंपनीज भी सीरियसली अफेक्ट होंगी और अडानी का जो पूरा साम्राज्य है वो तबाह हो सकता है। अडानी ग्रुप के जो टोटल शेयर्स है उसमें से 75% तो अडानी ग्रुप ने अपने पास ही रखे हुए हैं। बाकी के जो 25% शेयर्स हैं वो ज्यादातर मॉरिशस बेस्ड शेल्ड कंपनी के पास है जिसका लिंक अडानी ग्रुप से है और यही कंपनीज इन्वेस्ट करके एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करती हैं जिससे शेयर्स के प्राइस बढ़ते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह भी मेंशन है कि विनोद अडानी ने कई लोगों के साथ मिलकर दर्जनों कंपनी खोली और अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करके शेयर के प्राइस ऊपर करवाए। और ये जितनी भी कंपनीज हैं इनकी कोई कॉर्पोरेट प्रेजेंस नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में ये सिर्फ अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट करती हैं। और अगर आपने हमारी NDTV वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी सेम जगह से इन्वेस्टमेंट आया था और इन शेल कंपनी के पास जितने भी एसेट्स हैं सब इन्होंने अडानी ग्रुप में ही उठा के डाल दिए हैं। ये देखिए, AMPS के 2.3 बिलियन एसेट्स में से 99.4% अडानी ग्रुप में है। ओपल के तो 100% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में है। ये कंपनियां कहीं और पे पैसा लगा ही नहीं रही हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के हिसाब से इस पर्टिकुलर तरीके से अडानी ग्रुप में पैसा घूम रहा है शेल कंपनीज के थ्रू। और ये जो मॉरिशस के अंदर शेल कंपनी का जो इशू है इसको सेबी भी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उस पर्टिकुलर टाइम पे सेबी ने यह कहा था कि इन्वेस्टिगेशन अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची है, लेकिन हिंडनबर्ग ने टोन मारते हुए कहा कि सेबी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है लेकिन हम पहुंच गए हैं। अब इसके जवाब में अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग को 413 पेजेस का एक रिप्लाई किया है और कहा है कि हिंडनबर्ग ने जो 88 क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से 65 के आंसर्स तो हम पहले ही पब्लिक डिस्क्लोजर में दे चुके हैं। जो एलिगेशन लगा था कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आई है, अडानी ग्रुप ने उस पर यह कहा कि जो पब्लिक शेयर्स हैं उसमें बाहर से कौन इन्वेस्ट करता है इस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उनको कुछ नहीं पता होता कि कौन शेयर्स खरीद रहा है और बेच रहा है। सिर्फ अडानी ग्रुप ही नहीं बल्कि कोई भी लिस्टेड कंपनी ये कंट्रोल नहीं कर सकती है उसके शेयर्स कौन खरीद और बेच रहा है। और जो लोन के एलिगेशंस है उस पे भी अडानी ग्रुप ने कहा है कि शेयर देके लोन लेना दुनिया भर में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है और इंडिया में इसको एड्रेस करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सिस्टम है। और जो हिंडनबर्ग है उसको इंडिया के जो सिक्योरिटी लॉज है उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। सेबी इन्वेस्टिगेशन वाली जो बात थी उस पर अडानी ग्रुप ने ये रिप्लाई किया कि अडानी प्रमोटर्स के खिलाफ कोई भी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रही है और जो पहले चल रही थी उसको हमने पहले डिस्क्लोज कर दिया है। इस तरीके से कई सारे रिप्लाई अडानी ग्रुप ने किए हैं और एक धमकी भी दी है हिंडनबर्ग को कि ये इनके ऊपर केस भी कर सकते हैं। हिंडनबर्ग ने रिप्लाई किया है कि जब मन करे आप केस कर सकते हो, इससे हमारे लिए आपको एक्सपोज करना और आसान हो जाएगा क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हम इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे हमें नहीं मिल पाए थे वो हम कोर्ट में भी मांग लेंगे आपसे। अब देखिए, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का इंडिया का सबसे बड़ा FPO लॉन्च किया। इसमें 50% रिटेल यानी आपके और हमारे जैसे लोग, 28% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि जिन्होंने पहले इन्वेस्ट किया या रेप्यूटेड इन्वेस्टर्स, और 22% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि ओपन टू ऑल, बाकी सब भी कर सकते हैं इसमें।
इस तरीके से डिवाइड। लेकिन आम जनता ने इस एफपीओ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। सिर्फ 5.4% रिटेल इन्वेस्टर्स ने ही एफपीओ सब्सक्राइब किया है। बाकी 62% नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया है और लगभग 32% के करीब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किया। शुरू के 2 दिन में तो अडानी का जो एफपीओ था वो सब्सक्राइब ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस एफपीओ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब अबू धाबी की इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ISC का इन्वेस्टमेंट इसमें आया, जिसने 3200 करोड़ का बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। ISC जो कंपनी है वो ऐसा नहीं है कि बस नॉर्मल किसी बिजनेसमैन की कंपनी है, ये रॉयल फैमिली जो है उसके बहुत ही ज्यादा शेयर्स है इस ISC का। लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से फुल्ली सब्सक्राइब कराने की कोशिश की। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी, जो करंट शेयर प्राइस था वो एफपीओ के प्राइस से कम था, तो कोई भी जो नया इन्वेस्टर है वो प्रीमियम क्यों पे करेगा। और इतनी कोशिश के बाद भी अडानी ग्रुप को एफपीओ वापस लेना पड़ा। देखिए, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है इसकी टाइमिंग को लेके बहुत क्वेश्चन है कि जब अडानी इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एफपीओ लेके आ रहा था, उसके 48 आवर्स पहले ये रिपोर्ट क्यों आई। ये एक प्लानिंग के तहत इंडिया की इकोनॉमी को टारगेट किया गया। अब देखिए, जो लोग शॉर्ट सेलिंग कंपनी को समझते हैं उनको पता है कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी फायदे के लिए ये सब करती है, और एफपीओ आने के 48 आवर्स पहले इसको पब्लिश करने के पीछे यही रीजन था कि उसको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन हाँ, एक चीज है कि ये देखा गया है कि जब भी देश में कोई बड़ा इवेंट होने वाला होता है तो ऑल ओवर वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टारगेट करती है। जैसे जब फीफा हो रहा था तो कतर को टारगेट किया गया था, सारी कमियां बाहर निकल के आ गई थी कतर की। ऐसे इंडिया में सितंबर में G20 समिट हो रहा है, उससे पहले आप देखोगे इंडिया को अलग अलग तरीके से टारगेट किया जाएगा। अब ये हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, आप ये इंडिया पे अटैक मान सकते हो या अडानी के ऊपर अटैक मान सकते हो, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। लेकिन अडानी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं ये एलिगेशन नए नहीं है, टाइम टू टाइम ये एलिगेशन लगते रहते हैं। हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है एक तरह से कंपाइलेशन है अडानी ग्रुप के ऊपर जितने भी एलिगेशन अभी तक लगे हैं। और लास्ट में फिर से याद दिला देता हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने कुक्कू FM की ऑडियो बुक का लिंक दे दिया है, स्टॉक मार्केट में निवेश और ट्रेडिंग के सीक्रेट। एक बार डाउनलोड करके जरूर सुनिएगा उसको, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू।